हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम लोग अपने एफएसटी जो हुआ है उसका कंप्लीट डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जैसा आप लोगों को मालूम है, हम लोग जिस मिशन के तहत हैं वो है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और बच्चों, हम लोगों का एफएसटी 58 का फुल डिस्कशन और उसका क्वेश्चन नंबर 1। आइए स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से सारे क्वेश्चन करना। The quantity of heat required to raise the temperature of two solid। बच्चों यहां पर आपको बात कर रहे हैं टू सॉलिड्स कॉपर स्फेयर। तो दो सॉलिड कॉपर स्फेयर दिए गए हैं। क्वांटिटी ऑफ हीट होती है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। इन्होंने टेम्परेचर चेंज दोनों का 1 केल्विन ही किया है। ठीक है, दोनों में वही चीज सेम है। बस स्पेसिफिक हीट भी सेम हो जाएगी क्योंकि ये आपकी कॉपर के लिए लेनी है। डेल्टा टी भी सेम है। ये भी आपका जो है टेम्परेचर 1 केल्विन का सेम रखना है। चेंज इन टेम्परेचर क्यों डिपेंड करता है आपका मास पर। बच्चों एक बात बताइए, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का मतलब हो गया, डेंसिटी कॉपर के लिए फिक्स है, ये कॉपर के लिए फिक्स्ड रहेगी। तो मास आपका वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। आप यहां पर डेंसिटी जो है मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, लेकिन वो सेम है। यानी क्वांटिटी ऑफ हीट आपकी डिपेंड करेगी सिर्फ और सिर्फ आर क्यूब पर। ये जो आपका रिलेशन आया है, इस रिलेशन को समझिए। इसमें क्वांटिटी ऑफ हीट आपकी डिपेंड कर रही है आर क्यूब यानी रेडियस पर। राइट, मतलब हम अगर यहां पर पूरा का पूरा नोट करें तो बेटा आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। क्यू डिपेंड करता है मास पर। मास का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब रो, और यहीं से निकल के आ जाएगा आर क्यूब। और आपको मालूम है R1 और R2 गिवन है, तो Q1 अपॉन Q2 आ जाएगा। आपको रेशियो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। तो बच्चों आपको यहां पर फाइंड करना है रेशियो। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, R1 अपॉन R2 होल क्यूब। सॉल्व करेंगे यहां पर तो आ जाएगा R1 की वैल्यू रहेगी 2.5, R2 नीचे R2 रहेगा, होल क्यूब आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी देख लीजिएगा, 10, 25/10 होल क्यूब। दिस इज 5/2 होल क्यूब। दिस इज 125/8। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा इसका 125/8। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला आंसर करेक्ट है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द टॉक अबाउट ओरिजिन व्हेन फोर्स ऑफ 3k न्यूटन, यानी कि फोर्स वेक्टर गिवन है 3k कैप न्यूटन में, और पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर कितना गिवन है बच्चों, दैट इज 2j कैप मीटर। अब आपको मालूम है जो टॉर्क की वैल्यू होती है, टाउ इक्वल टू निकालते हैं, दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा आर क्रॉस एफ। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां पर आर की वैल्यू 2i कैप 2j कैप आएगा। आर की वैल्यू 2j कैप क्रॉस एफ कितना आ जाएगा, 3 k कैप। आपको जैसा कि पता है, जानते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, आई क्रॉस जे के कैप आ जाएगा, जे क्रॉस के आई कैप आ जाएगा, के क्रॉस आई जे कैप आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोगों को जे क्रॉस आई करना है 6, और ये आएगा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के कैप। तो बेटा जे कैप क्रॉस के कैप मतलब हो गया 6i कैप। जे क्रॉस के मतलब 6i, आई कैप आ गया। तो कुल मिलाकर आपको मालूम है साइक्लिक ऑर्डर देखते हैं हम लोग, तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 6i। और हमारे पास न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, अ बॉल इज थ्रोन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड।
पहली बात तो किसी हाइट से वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी बॉल को फेंक रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 30 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, हाइट गिवन है h निकालनी है, इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी गिवन है 70 मीटर पर सेकेंड, हाइट फाइंड करनी है। तो बच्चों इसके लिए v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास 70 होल स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा 30 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच। आप बच्चों इसको सॉल्व करेंगे 4900 900 20 एच, ये आएगा 4000 डिवाइडेड बाई 20, दैट विल बी एच। कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू 200 मीटर। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 200 मीटर। तो नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, ब्रूस्टर एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेस। मतलब ब्रूस्टर एंगल का जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि पहली बात तो आपका यहां पर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम रे ऑफ लाइट जाएगी ब्रूस्टर्स लॉ में। तो आपको जो मतलब आर आई की वैल्यू होती है, आर आई यानी म्यू की जो वैल्यू होती है वो हमेशा एक से बड़ी रहती है, 1 फॉर एयर, राइट। और इनफाइनाइट यानी कोई भी वैल्यू हमारी एक फाइनाइट वैल्यू आई, मतलब उससे छोटी है, कोई बड़ी वैल्यू है भाई आर आई ऑफ मीडियम। तो अब ऐसी कंडीशन में हम लोग 10 कितने एंगल की वैल्यू होती है 1, 10 म्यू, तो 10 म्यू का मतलब हो गया एक तरीके से आई बी। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, यहां पर म्यू इक्वल टू हो जाएगा 10 आई पी, पोलराइजिंग एंगल। यहां पे क्या लिया, ब्रूस्टर एंगल। म्यू इक्वल टू फॉर्मूला इज 10 आई पी, आई पी मतलब पोलराइजिंग एंगल, ठीक। अच्छा, इसकी जगह पुट कर दी वैल्यू, और देखिए इनफाइनाइट में कौन सा एंगल होता है 10 में। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि इसकी इनइक्वलिटी निकालने के लिए 10 10 हट जाएगा, यानी कि जो हमारा ब्रूस्टर एंगल है वो हमारा 90 से कम होगा लेकिन 45 से ज्यादा होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा ये वाला आ जाएगा। द इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, ये केवल और केवल पॉसिबल होती है आपकी रिवर्स बाइस कंडीशन में। आपकी डिप्लेशन लेयर जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, फॉरवर्ड बाइस में डिक्रीज करती है। राइट आंसर फोर्थ वाला। हमसे कह रहा है इस क्वेश्चन में आपसे बात अगर करें तो इस सर्किट में ट्रुथ टेबल जो हमें इसमें पहचाननी है, तो ये वाला जो पार्ट है बहुत क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इसको कहते हैं 3 नॉर गेट का कॉम्बिनेशन। एक तरीके से इसको 3 नॉर गेट का कॉम्बिनेशन लर्न कर लेते हैं। कहने का मतलब है ये नॉर है सिंगल इनपुट, इसको नॉट बनाया जा सकता है। इस नॉर का सिंगल इनपुट वर्किंग एज ए नॉट, नॉट 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 लगा हुआ है, नॉट यानी तीनों नॉर गेट हमको दे देते हैं। ये कॉम्बिनेशन काम करता है एंड की तरह, यानी दिस कंप्लीट सर्किट लाइक एंड गेट। और एंड गेट के आगे क्या लगा है, नॉट, तो ये नैंड हो जाएगा। तो एंड प्लस नॉट इक्वल टू नैंड। मेरे प्यारे बच्चों, नैंड गेट की टेबल कौन सी होगी आपको समझनी है। यहां पर नैंड गेट हमको बाकी सब कंडीशन में देता है 1, लेकिन 1 1 पे देता है 0। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे 6 वाले का आ जाएगा फर्स्ट। आइए आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन। भगवान करे ऐसे क्वेश्चन 7 मिले, 7 नंबर पे 7, ऐसे ही क्वेश्चन डायमेंशन के छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया पूछे जाएं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, टेकिंग इन अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन का काम करना है, इनको हमें प्लस करना है। एडिशन में क्या करते हैं, रूल इज कि डेसिमल के बाद जो हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं वो मिनिमम जितने हैं उतने रखे जाते हैं। बताइए कितने नंबर ऑफ डिजिट मिनिमम है 2, और यहां कितने 4, तो कितने में आंसर देना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा आपको
2 में। क्यों? क्योंकि 2 मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यहां सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, डिजिट्स लेते हैं। तो बताइए, अब 2 में देने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको हटाने के लिए ये राउंडिंग ऑफ लाएंगे, तो 9 9 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 9। कहने का मतलब है राइट आंसर आ जाएगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट, है ना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। देखो यहां हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये इसलिए खतरा है क्योंकि वो हमें 8 9 हटाना है, और 8 9 हटाने के लिए आपको यहां पर मतलब कहने का ये वाली वैल्यू, ये 8 हटाने के लिए आपको राउंडिंग ऑफ रूल लगाना है, और ये मोर देन 5 है तो आपको वो एक ऐड कर देना है, एक ऐड कर देंगे 9 9 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। इन गिटार 2 स्ट्रिंग, ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी, मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड आउट ऑफ ट्यून। आउट ऑफ ट्यून का मतलब क्या हुआ कि ये मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है और 6 बीट मिलती, 6 बीट पर सेकेंड सबसे पहले आपको बीट फ्रीक्वेंसी मिलती है। व्हेन टेंशन ऑफ बी इज रिलीज, देखो कहीं ना कहीं ढूंढा करो कि ए की फ्रीक्वेंसी तो नहीं गई है, या बी की फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितना गिवन है 530, कहीं ना कहीं बी भी दे सकते थे। तो अगर ए की फ्रीक्वेंसी 530 है तो बी वाले की फ्रीक्वेंसी या तो 5 ज्यादा होगी या 5 कम होगी, 6 ज्यादा होगी या 6 कम होगी। तो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी इसकी आ जाएगी बी वाले की, या तो हो जाएगी 536 हर्ट, और यह आ जाएगी 524 हर्ट। अब कह रहा है कि क्या करते हैं भाई, कहता है टेंशन बढ़ाते हैं, व्हेन द टेंशन बी इज स्लाइटली इंक्रीज। तो अगर टेंशन बढ़ाएंगे, हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टेंशन के रूट के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको मालूम है कॉन्सेप्ट ये होता है, टेंशन बढ़ाने पर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो सपोज करो ये आंसर होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ बढ़ जाएगी, मान लीजिए बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 300, 500 कितनी हो गई 525 हो गई मान लीजिए, और ये बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगी 537। मतलब कुछ बढ़ाने का मतलब है, मेरा ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड बड़ा अच्छा होता है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है, इसमें जल्दी से काम बन जाता है। अब अगर ये आंसर है हमारा, देखो आंसर तो इन्हीं दोनों में से श्योर हो गया, यानी आंसर हमारा 536 आ सकता है, आंसर 537 नहीं आएगा, आंसर 523 नहीं आएगा, आंसर या तो ये होगा या फिर ये होगा। मेरे हिसाब से आंसर ये वाला सही है। क्यों? क्योंकि ये मान लो थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ाने से 537 हो जाती है, तो इसका और इसका डिफरेंस कितना आ जाता है 7, और 7 डिफरेंस हमारा क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, पहले के डिफरेंस था 6, अब कितना डिफरेंस है 7, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाता है। तो भैया इस तरह का सवाल हम लोगों को हिट एंड ट्रायल वाले मेथड से लगाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को देखिए जरा हमसे कह रहा है कि यहां पर रे ऑफ लाइट आती है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म का ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ प्रिज्म सिर्फ दिया है 2 डिग्री का, और ये रे ऑफ लाइट हमारी ऐसे गिरेगी और यहां के बाद सीधे सीधे ये नॉर्मली निकलेगी बाहर। तो जब ये नॉर्मली बाहर निकलेगी, ठीक 90 डिग्री पर, तो यहां पर I2 भी 0 हो जाएगा और यहां पर R2 भी 0 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है, प्रिज्म के दूसरी तरफ वाले जो एंगल होते हैं वो हमारे R2 I2, और इधर वाले एंगल क्या होते हैं भाई I1 और R1। I1 कौन सा है बेटा, I1 ये वाला है, और R1 कौन सा है, R1 ये वाला है। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है एंगल ए ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R2 0 हो गया। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सर है 2 डिग्री का, R1 की वैल्यू आ गई 2 डिग्री, R1 कितना आ गया 2 डिग्री, क्योंकि R2 क्या हो गया। तो इन्होंने कहा है कि एमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द अपोजिट फेस इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, तो अब मटेरियल ऑफ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहां से निकाल सकते हैं, साइन I1 साइन R1। प्यारे बच्चों छोटा एंगल जब होता है तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि एंगल तो बहुत छोटा है, कितना हमें दिया गया है 3/2, और I1 निकालना है, R1 कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 डिग्री का I1 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा 3 डिग्री। एक्चुअली क्वेश्चन हमारा ये जो है इस तरीके का आ भी चुका है, और एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक।
नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, भाई को एयर एज ए मीडियम। उस समय हमें कैपेसिटेंस दिया गया है कितना, 12 माइक्रो फेरेड। विद इंट्रोडक्शन ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कैपेसिटेंस बिकम्स, मीडियम के आने पर यह हो जाता है 5 गुना, इसका मतलब है 60 माइक्रो फेरेड। तो हमें मालूम है C इक्वल टू के टाइम्स ऑफ C नॉट, के निकालेंगे तो C अपॉन C नॉट आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोनों माइक्रो फेरेड में है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ जाएगी 5। बच्चों ये जो क्वेश्चन हम लोगों का है ये अपने आप में, अब हमसे कह रहा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो मीडियम की परमिटिविटी निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट के करेंगे, और आपके पास फ्री स्पेस की कितनी है 8.85, और 10 की पावर आ जाएगी माइनस का 12, और के की कितनी वैल्यू है 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट बेटा इसका आंसर आ जाएगा। जरा इसका 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ जाती है 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 5, 44.4, 44.25, 10 टू दी पावर माइनस 12। अगर पॉइंट यहां लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कितना आ रहा है भाई, यस 10। ये देखिए तो 11th का करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट, पावर माइनस का 12। लाइट चली गई थी, असुविधा के लिए खेद है। तो -12 और एक डिजिट, 2 डिजिट यहां जाएंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -10। क्वेश्चन अगला आ जाते हैं, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 गिवन है भैया, मास m1 m2 गिवन है, 5 kg गिवन है, 10 kg गिवन है, अटैच टू टू एंड्स ऑफ द रॉड, एंड 1 मीटर रॉड का मतलब है 100 सेंटीमीटर है। ये m1 ले लीजिए, ये m2 ले लीजिए, सेंटर ऑफ मास मान लीजिए रॉड का यहां पर है, बात करते हैं रॉड की, बात करते हैं रॉड की, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पे मान लें हम लोग, मान लीजिए इस जगह पर है। तो उन्होंने कहा है सेंटर ऑफ मास 10 kg से कितना होगा, मान लीजिए इधर से है R2, तो इधर से कितना आ जाएगा 100 माइनस R2, ये देखिए इधर से, अब हो गया m1 R1 m2 R2, सॉल्व करके लगा दीजिए तो क्या आ जाएगा m1 R1 इक्वल टू m2 R2, m1 का मतलब 5, R1 का मतलब 100 माइनस R2, एंड m2 का मतलब 10, R2 का मतलब, R2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा कितना आ जाएगा 100 माइनस इक्वल टू 3R2, R2 इक्वल टू 100 बाई 3, कोई ऑप्शन आ रहा है 33 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, 33 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आ रहा है, वो भी कहां से निकालना है, इधर वाले मास से निकालना है, ठीक। तो हम लोगों ने यहां पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 13 नंबर पे आते हैं। पर ये स्क्रू गॉज हैज लीस्ट काउंट गिवन है, और अगर हम बात करते हैं लीस्ट काउंट अगर हमें मालूम होता है तो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, और अगर आपको पिच निकालनी है तो आप इसमें क्या करेंगे 0.01 mm, पिच निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों 100 कितने डिवीजन से 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 mm आ जाएगा, तो पिच की वैल्यू आ जाएगी 1 mm, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो सर्कुलर स्केल के डिवीजन्स अगर मालूम होते हैं तो तुरंत इसमें डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वाले पद आते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपसे कह रहा है कि अगर सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स एंड इज डबल, मतलब फ्रिंज की विड्थ का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये होता है विड्थ डिपेंड करती है, चलो इसको छोड़ देते हैं, नई विड्थ क्या हो जाएगी, नई विड्थ हो जाएगी अगर
ये चीज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स डबल हाफ, तो इसको कर देंगे हाफ d/2 और ये हो जाएगी हमारी डबल और ये लैम्डा आ जाएगा। कहने का मतलब है क्या क्या चेंज हुआ, ये देखिए चेंज हुआ और ये देखिए चेंज हुआ। देखिए क्या चेंज हुआ, कोहेरेंट सोर्सेस और स्क्रीन तक की डिस्टेंस को कर दिया हाफ और डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेस स्मॉल डी को कर दिया डबल, यानी कि आपके पास आंसर आ रहा है डी लैम्डा बाई डी। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू, तो कुल मिलाकर 1/4 ऑफ डब्ल्यू। इसका मतलब विड्थ हमारी हो जाएगी 1/4। तो करेक्ट बच्चों इसका ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड वाला आंसर सही है। बेटा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और अननोन रॉड की ससेप्टिबिलिटी दे रखी है हम लोगों को, और आपको सबसे पहले तो यहां पे निकाल देनी है रिलेटिव परमेबिलिटी। और रिलेटिव परमेबिलिटी निकालने के लिए आप सीधे सीधे यहां पर क्या करेंगे 1 प्लस, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 499, यानी कि 500 आ जाएगी। डायरेक्ट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास, कितना आ जाएगा म्यू आर म्यू नॉट। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कितना दिया गया है, ये वैल्यू गिवन है, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई 10 की पावर माइनस का 7। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा फोर्थ। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में। बात को समझिएगा, अगर हम यहां पर लेट x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी ले लेते हैं, मान लीजिएगा, ठीक। तो अब आपको हमें निकालना है इसकी वेलोसिटी, तो dx बाई dt अगर कर लेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इन दोनों में हमें निकालना है फेज डिफरेंस, मतलब v वेक्टर में, या हम बात करते हैं v में, तो v में और x में निकालना है पोजीशन में, इन दोनों में हमें निकालना है फेज डिफरेंस। तो एक बात बताइएगा, फेज डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को हम सेम हार्मोनिक टर्म में लाते हैं, तो ए ओमेगा और साइन आ जाएगा और ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट सामने दिख रहा है, एक साइन है और दूसरा कॉस है, तो फेज डिफरेंस हमारा 16 क्वेश्चन का आ जाएगा पाई बाई 2। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया। मीन फ्री पाथ अंडर रूट, याद रखिएगा 2 टाइम एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, पाई मालूम है, डी डाया है और यही है हमारा मीन फ्री पाथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आ जाएगा, हमारा फोर्थ वाला आंसर सही है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मास डिसअपियर इनटू एनर्जी, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर दैट इज द एनर्जी रिलीज 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 यानी किलोग्राम, और 3 इंटू 10 की पावर 8 होल स्क्वायर आ जाएगा। आप करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 4 जा 36 आ जाएगा। तो आप भैया 9 4 जा 36, यानी कि एक ही आंसर ऐसा है जो हमारा 36 से मैच कर रहा है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन, धीरे धीरे से हम लोग जो है ना आगे बढ़ते हैं। चलिए एक आ जाता है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, बात कर रहे हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं। तो मोमेंट, डायपोल मोमेंट गिवन है 32 10 की पावर माइनस 9 एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट द पॉइंट 1.2 मीटर। हमें 1.2 मीटर अवे निकालना है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बच्चों होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा कितना दिया है, कितना डिग्री एंगल है, तो अब हमसे कह रहा है 9 10 की पावर 9 पी कॉस थीटा, डायपोल मोमेंट हमें मालूम है 32 पावर माइनस का 9 एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाई, हमें आर की वैल्यू कितनी मालूम है 1.2 इंटू 1.2।
अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये वैल्यू cos 60 की 1/2 कर देंगे। तो बेटा ये सॉल्व करने पर यहां लिखेंगे 1/2 और इसको कैंसिल करेंगे तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा आ रहा है थर्ड, यानी 100 वोल्ट आ रहा है। आप निकालना चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं आराम से सॉल्व करके। अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर जो है वो 100 वोल्ट आ रहा है। 19 क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर 100। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 20 पर। बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैपेसिटेंस दिया गया है 40/पाई माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड टू वोल्ट। कितना अप्लाइड वोल्टेज है? 200 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है? एन इक्वल टू या एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हमसे पूछा जा रहा है। आप यहां से निकाल दीजिए एक्सी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/2 पाई ओमेगा सी होता है, तो 2 पाई एफ सी, यानी कि यही है हमारी एफ। तो बेटा ये आ जाएगा 1/2 पाई 50 आ जाएगा एंड 40/पाई माइक्रो 10⁻⁻6। देखो पाई से पाई बच्चों कैंसिल हुआ और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर ये आ जाएगा 6, नीचे 100 आ जाएगा और 40 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आएगा आपके पास, एक तो 3 0 कैंसिल कर देंगे, ऊपर 1000 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 250 ओम ये वैल्यू आ रही है। अब क्या करना है? आपके पास XC की वैल्यू निकल आई। अब सीधे सीधे बच्चों को यहां पर निकालना है IRMS। तो IRMS निकालने के लिए वोल्टेज कितना कनेक्टेड है? तो V/XC यानी 200 डिवाइडेड बाई 250। तो 200 डिवाइडेड बाई 250 करीब करीब ये वैल्यू 0.8 के आसपास आंसर आ जाएगा और करीब करीब क्या ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको निकालना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सीधे सीधे आपको आई की वैल्यू निकालनी है, आसान सा क्वेश्चन है। एवरेज वैल्यू ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ डायटोमिक की बात करते हैं एवरेज थर्मल एनर्जी, बात करते हैं सिर्फ डायटोमिक की। अगर हम यहां पर मीन काइनेटिक एनर्जी होती, काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली थर्मल एनर्जी है, तो बात यहां पे थर्मल एनर्जी की चल रही है, यानी टोटल एनर्जी कहीं ना कहीं आ रही है ड्यू टू टेम्परेचर। तो टोटल एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो यहां पर आपको हाफ KTF लेना है। और अगर हम F की जगह पे याद करिए केवल काइनेटिक एनर्जी लेते थे तो 3/2 KT आता था। 3 नहीं लेना है, एवरेज तो लिया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं तो 3/2। थर्मल एनर्जी है तो दैट इज द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड, और डायटोमिक के लिए F की वैल्यू 5 आएगी। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 है और आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 21 का फर्स्ट वाला। तो मेन बात है जो कंफ्यूजन से बचिए, वो कंफ्यूजन हमने आपको बता दिया। एवरेज नहीं लगाना है, काइनेटिक एनर्जी नहीं लगाना है। FBD बना लीजिए। यहां पर देखिए क्या दिया है, 2 बॉडीज ऑफ मास आर टाइड एंड मास लेस स्ट्रिंग दी गई है, स्ट्रिंग पासेज ओवर द पुली। तो बेटा आप समझ लीजिए टेंशन T mg नीचे, तो यहां की FBD आ जाएगी 20G - T इक्वल टू ma। अब यहां पर हमसे कह रहा है यहां पर टेंशन T, तो ये आ जाएगा T - 8G इक्वल टू 8a। इनको आप एक काम करिए ऐड कर दीजिए तो T कैंसिल हो जाएगा, 20G - 8G इक्वल टू आ जाएगा 28a। ऐड कर देंगे, जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ऐड करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 12G डिवाइडेड बाई 28a। a की वैल्यू आ रही है 12G डिवाइडेड बाई 28। तो 12 बाई कितना 28, कितना आ जाएगा 4 3 जा 4 7 जा 3/7, तो 4 3 जा 4 7 जा, करेक्ट आंसर 4 से डिवाइड करने के बाद 3/7 इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द
वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट याद कर लीजिए। 3 ग्राफ बने हुए हैं, कॉपर का, नाइक्रोम का, सेमीकंडक्टर का, रट लीजिए। ठीक, बिल्कुल अच्छे से। बाकी का पोर्शन आगे पंकज सर करेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों। When uranium isotope 92 uranium 235 bombarded with neutron, it generate 36 krypton 89 3 neutrons and, यानी कि जब 92 यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो एक तो निकलता है क्रिप्टन 36 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब इसके साथ में क्या निकलेगा, तो इसमें बैलेंसिंग कर लो, जिसको हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। तो बैलेंसिंग में वैसे तो तुम्हें मालूम है कि यहां पर न्यूट्रॉन की बमबारी में बेरियम निकलता है, तो यहां पे बेरियम रख करके देखो, बेरियम 56 और 144। अब देखो यहां पे इसका अगर हम लोग चार्ज का मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 236, इधर आ जाएगा 89 और इधर 3 न्यूट्रॉन निकलने हैं तो 3 हो जाएगा प्लस 3, तो 9 3 12 92 और प्लस 144 कर दो तो 4 2 6 3 236 आ गया पूरा पूरा, है ना। बैलेंसिंग हो गया, इधर भी 92 हो गया, तो यहाँ पे बैलेंसिंग से देख लेंगे ये बेरियम निकल आएगा। आंसर थर्ड आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे रेजिस्टेंस वायर connected in left gap of meter bridge balances 30 ohm. Resistance in right gap at point which divides the bridge wire in ratio 4:3. If the length of the resistance wire 2 meter, then length of 2 ohm resistance wire will be. ये मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है बच्चों। मीटर ब्रिज में देखो क्या होता है, एक ये होता है लेफ्ट गैप, ये होता है राइट गैप, और ये वायर होता है, ठीक है, ये वायर ए भी। अब इसमें ये बोला गया है एक रेजिस्टेंस जो आर है कनेक्टेड लेफ्ट गैप मीटर बीच बैलेंस 30 ओम, ठीक है। 30 ओम ये लेफ्ट गैप में, मतलब ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ये लेफ्ट गैप में है, और राइट गैप में कितना है 30 ओम, तो ये 30 ओम राइट गैप में हो गया, इसको बैलेंस करता है। और यहाँ जो बैलेंसिंग लेंथ मिलती है वो 4:3 है, यानी कि ये 4L है तो ये 3L है। अब क्या बोल रहा है, अगर लेंथ रेजिस्टेंस वायर की 2 मीटर है, यानी कि जो इसकी टोटल लेंथ है ये वाली, ये 2 मीटर है, तो 2 ओम रेजिस्टेंस की लेंथ क्या होगी ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल दो। फंडामेंटल इसका क्या होता है, इधर का रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ इज इक्वल टू उधर का रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ। इधर का रेजिस्टेंस हो गया R/4L, उधर का हो गया रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ 3L, L कैंसिल हो गया, तो R आ गया 40 ओम, R 40 ओम आ गया। इसका मतलब ये हुआ 40 ओम के लिए फॉर 40 ओम लेंथ कितनी हो गई है, 2 मीटर हो गई है, ये वाली लेंथ 2 मीटर हो गई है। सो फॉर 1 ओम के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, 2/40 ओम। तो यहां पर कितने के लिए लेंथ पूछा है, 2 ओम के लिए, 2 ओम के लिए लेंथ बोला है, तो 1 ओम के लिए इतना आ गया। सो फॉर 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम के रेजिस्टेंस के लिए लेंथ का और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 4/40 हो जाएगा, यानी कि 0.1 मीटर आ जाएगा। 0.1 का मतलब हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1 मीटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd is equal to 1.5 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻⁻10 वोल्ट पर मीटर, तो हैज मोबिलिटी, मोबिलिटी निकालना है। मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया 1.5 × 10⁻⁻4 और अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 5 × 10⁻⁻10।
ये कितना निकला 0.3, ऊपर ले जाएंगे +6 हो जाएगा। क्यों भैया? तो इसको लिख देंगे तो 3 इंटू 10⁵ हो जाएगा। थर्ड आंसर मैच कर जाएगा, 26 का थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, फॉर विच वन ऑफ फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। देखो बोर मॉडल वैलिड किसके लिए होता है? फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। बोर मॉडल वैलिड होता है फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ड्यूटेरॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंगल आयनाइज्ड नियॉन एटम, नियॉन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10⁻1 करोगे तो 9 आ जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें तो 9 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और इसमें हाइड्रोजन एटम में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, आयनाइज्ड हीलियम एटम में भी क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि यही आंसर आ जाएगा। ये जो बोर मॉडल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है। इसमें कितने आएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसके लिए ये वैलिड नहीं होगा। आंसर सेकंड हो गया बेटा 27 का। 28 पे आ जाओ। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज 3.2 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ये कंडक्टर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0.7 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। एक ये कंडक्टर है, कंडक्टर की रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इतना चार्ज फैला हुआ है। तो कंडक्टर में जो चार्ज फैला होगा वो सरफेस पे फैला होगा, है ना। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकाला है? 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये पॉइंट तो इनसाइड हो गया, और इनसाइड पॉइंट पर हमेशा फील्ड कितना होता है बच्चों? 0 होता है। कंडक्टर के अंदर पॉइंट पर फील्ड होता है 0। सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है और ना सॉल्यूशन कोई है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन अ सर्टेन रीजन स्पेस विद वॉल्यूम 0.4 मीटर क्यूब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाउंड टू बी 10 वोल्ट थ्रू आउट। यानी कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है वो 10 वोल्ट कांस्टेंट है। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? dV/dr। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर दोगे, लो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ गया। आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बन गया? 0 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लॉन्ग सोलिनॉइड 20 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 2000 टर्न्स carries current 2.5 upon pi ampere. The magnetic field at center of solenoid, solenoid के सेंटर पर फील्ड निकालना है, तो सोलिनॉइड के सेंटर पर फील्ड होता है म्यू नॉट Ni। म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई 10⁻⁻⁷। n होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 2000 और अपॉन लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लो -2। करंट है 2.5 अपॉन पाई, पाई पाई यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 0 यहां से कैंसिल हो गया, 2 यहां कर दो तो 100 हो गया। ये 4 इंटू 2.5 25 को 100 यानी कि 10 आ गया। ये हो गया 10 टू दी पावर, ये -7 और 2 -5 हो गया। ये 2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, है ना। 2 1 3 10 और -2 आ गया, -2 टेस्ला। पहला आंसर देखो मैच कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर मैच कर रहा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द threshold frequency is incident on photosensitive material. What will be the photoelectric current if frequency is 1/3 and intensity double? तो इंटेंसिटी का इफेक्ट फॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स पे पड़ता है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अब यहाँ लाइट इतनी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, तो इतनी फ्रीक्वेंसी यूज करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी लगा दो, फार्मूला क्या होता है? H माइनस W वर्क फंक्शन। H हो जाएगा, H और न्यू हो जाएगा 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो 1.5 न्यू नॉट हो गया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये H न्यू नॉट कर दो भाई, कितना आ जाएगा? 0.5 H न्यू नॉट। इससे तो काइनेटिक एनर्जी K1
पहला तो ये मिल गया 0.5 एच न्यू नॉट, है ना। और दूसरे में क्या मिलेगा देखो, अब सेकंड में फ्रीक्वेंसी 1/3 हो रही है, तो K2 हो जाएगा एच न्यू 1/3 का मतलब न्यू नॉट बाई 3 और माइनस एच न्यू नॉट, तो कितना हो जाएगा 3, 1 माइनस 3 माइनस 2/3 एच न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव हो गई, जो कि हो नहीं सकता, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती है, मतलब इसका और निगेटिव आ रही है, इसका मतलब यहां पर कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, तो आंसर जीरो करंट आ जाएगा बच्चों। क्या आंसर आएगा? जीरो करंट। ठीक, नेक्स्ट, a capillary tube of radius r immersed in water and water rises height h. The mass of water in capillary 5 gram. Another capillary tube radius 4r is immersed in water, तो mass of water will rise in the tube. तो फार्मूला क्या होता है? T is equal to RH rho g by 2 cos थीटा। ठीक है, सरफेस टेंशन या H बराबर हो जाएगा 2T cos थीटा बाई आर रो जी, ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहां पर मास क्या होता है? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच रो, तो यहां से एच की वैल्यू निकल आएगी एम अपॉन पाई आर स्क्वायर रो। ये एच की वैल्यू को यहां पे पुटअप कर दो, तो इससे हमें मिलेगा एच की वैल्यू में रखेंगे एम अपॉन पाई आर स्क्वायर रो इज इक्वल टू पाई, इसमें रखा है ना, तो 2T बाई कॉस थीटा बाई आर रो जी, है ना। एक आर यहां से कैंसिल हो गया, रो कैंसिल हो गया, एम बाकी सब कांस्टेंट है, तो एम प्रोपोर्शनल टू रेडियस के आ गया आर के। अब लगा दो m1 बाई m2 इज इक्वल टू r1 बाई r2। m1 5 ग्राम हो गया, m2 निकालना है, r1 r हो गया, r2 4r हो गया, r कैंसिल हो गया, m2 20 ग्राम आ गया। 20 ग्राम वाटर राइज करेगा। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A body weighs 160 Newton on surface of Earth. What is gravitational force on it at height equal to 1/3 of radius of Earth? यानी कि अगर हम सरफेस से ऊपर जाएं तो हमें वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब भाई वेट निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? बॉडी के वेट के बराबर होता है। तो ऊपर जाने पर जो वेट हो जाएगा WH इज इक्वल टू W अपॉन 1 प्लस H बाई आर का होल स्क्वायर। WH हाइट पे निकालना है ना। सरफेस पे कितना है? 160 न्यूटन, ये सरफेस पे हो गया, और हाइट है रेडियस का 1/3, तो H बराबर रख दो r/3 इंटू आर का होल स्क्वायर। आर कैंसिल हो गया, सॉल्व करो बच्चों, कितना आ जाएगा? WH इज इक्वल टू 160 अपॉन 1/3, 3 4/9, यानी कि 9/16 हो जाएगा। 90 जाकर 90 न्यूटन, वेट 90 न्यूटन मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सीरीज LCR circuit connected to AC voltage source, when L removed from circuit, the phase difference current voltage pi/3. If C removed the circuit, the phase difference voltage current pi/6. पावर फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है बच्चों, पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर होता है LCR सर्किट हो या कोई सर्किट हो, R/Z। Z का मतलब क्या होता है? इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। अब इसमें देखो, जब L रिमूव कर देंगे LCR सर्किट से, तो ये CR सर्किट बचेगा, और CR सर्किट में फेज डिफरेंस pi/3 है, तो फार्मूला होता है CR सर्किट के लिए tan phi, यानी कि pi/3 XC/R।
10 पाई बाई 3 60√3 हो गया, XC आ गया √3R। XC की वैल्यू निकल आई है, देखो है ना XC। और अगर हम यहां से C रिमूव कर देंगे तो C रिमूव करने का मतलब ये बचेगा LR सर्किट, इसमें आ जाएगा 10 पाई बाई 6 XL बाई R, 10 बाई 6 30, 1 बाई √3 XL बाई R, तो XL बराबर आ जाएगा √3R। ये XL और XC की वैल्यू निकल आई। अब यहां पे निकालो Z, तो Z बराबर क्या मिलेगा, अंडर रूट फार्मूला होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। रखो वैल्यू बच्चों, R², XL की वैल्यू हो गई तुम्हारी √3R माइनस XL बराबर हो जाएगा R√3। इसमें यहां पर XL आएगा R बाई √3, है ना, R बाई √3 आएगा, तो यहां पर आएगा R बाई √3 और ये √3R का होल स्क्वायर। इसमें R एकदम सब बाहर निकाल दो कॉमन लेके, तो अंडर रूट में यहां पर 1 बचेगा, 1 बाई √3 बचेगा, √3 बचेगा का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व करा लो बच्चों, तो कितना आएगा देखो, R अंडर रूट 1 प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो A² 1/3 प्लस B² माइनस 2AB, तो माइनस 2AB में ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो Z बराबर कितना मिला, यहां से देखो Z सॉल्व करो कितना मिलेगा, Z बराबर मिलेगा R अंडर रूट ये 2 माइनस 1, ये 3 माइनस 2 1 और 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1/6, 3 2 जा 6 7 अंडर रूट 7/3, ये आ गया। अब पावर फैक्टर क्या होता है, फॉर्मूला cos phi इज इक्वल टू R बाई जेड। R बाई जेड की वैल्यू रखो R अंडर रूट 7/3, 3 ऊपर पहुंच गया, √3/7, फोर्थ आंसर आ गया बच्चों, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन सर्टेन इंडक्टर 25 मिलीजूल व्हेन करंट इन इंडक्टर 5 मिली एम्पियर, दिस इंडक्टर इज ऑफ इंडक्टेंस हाफ Li², मिली जूल को कर दो -3, L निकालना है, करंट 5 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर का होल स्क्वायर। ये 2 इधर ले आओ, 50 10⁻³ L 25 10⁻⁻6, 25 दूनी 50 हो गया, और ये 6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, 10³ 2000 आंसर आ गया, 2000 हेनरी। इसका पहला आंसर आ गया, सीधा सीधा फार्मूला ही होता है, तो फार्मूले में हम लोगों ने वैल्यू रख दिया, निकल आया। नेक्स्ट, an object placed distance of 40 centimeter from concave mirror of focal length 15 centimeter, if object displays through 20 centimeter towards mirror, the displacement of image will be। तो इसमें दो कंडीशन लगा दो। पहली कंडीशन में ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ मिरर की जो है 15 है, फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f, तो 1/ कॉनकेव मिरर है, माइनस हो जाएगा, v माइनस u हो जाएगा 40, तो 1/v इधर ले आओ, -1/15 प्लस 1/40, तो पहली कंडीशन में v आ जाएगा 15 × 40
1540 और माइनस में आ जाएगा 25, तो 5 या 15, 55 25, 5 अट्ठे 40, 8 तेरे का 24, माइनस 24 आएगा। v जो बनेगा वो 24 मिरर के इधर बनेगा लेफ्ट साइड में। अब दूसरी कंडीशन में यही वाला फॉर्मूला रिपीट करो, यही वाला फॉर्मूला फिर रिपीट करो, तो 1/f तो यही रहेगा 15, और अब v डैश दूसरी कंडीशन में निकाल लो भाई कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे आएगा, और ये वही हो जाएगा। अच्छा 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस डिस्प्लेस किया गया है तो मिरर से भी 20 ही बचेगा, 40 माइनस 20 20 बचेगा, तो 1/v डैश आ जाएगा -1/15 प्लस 1/20, तो v डैश मिलेगा 15 इंटू 20 -5 -60, यानी कि इसमें भी इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, तो ये ज्यादा डिस्टेंस जाएगा, यानी कि सीधा सा है कि जो इमेज है वो मिरर से अवे जो है, मिरर से अवे स्लाइड हो रहा है। अब कितना स्लाइड हो रहा है डिस्टेंस, v डैश माइनस v लगा तो 60 माइनस 24 36 आ गया। तो जो इमेज होगा, अगर हमने यहां पर मिरर रखा हुआ है तो इमेज इधर की ओर, यानी कि अवे 36 सेंटीमीटर स्लाइड हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये देखो फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 37, an EM wave propagating in medium with velocity v is equal to vi cap. The instantaneous oscillating electric field of this EM wave is along y axis. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, y एक्सिस j कैप में। डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड EM वेव, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन निकालना है। वेलोसिटी किधर होती है बच्चों, E क्रॉस V डायरेक्शन में होती है, E क्रॉस V वेलोसिटी होती है E क्रॉस V डायरेक्शन में। और ये देखो इसमें अब एक्चुअली में देखो बच्चों क्या है, इसमें यही फॉर्मूला डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आई कैप है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहां पे प्लस वाई कैप, है ना, वाई का मतलब हो गया जे कैप। अब इसमें क्या क्रॉस कर दें, जो हमें आई कैप यानी कि वेलोसिटी मिल जाए तो वो बी की डायरेक्शन निकल आएगी। तो जे में अगर हम जे क्रॉस के करेंगे तो आई मिल जाएगा के कैप, यानी कि के कैप जो होगा प्लस के कैप वो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और प्लस के कैप किसकी डायरेक्शन होती है, प्लस जेड डायरेक्शन होती है। तो ये फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू वायर और मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सेम वॉल्यूम, मटेरियल वॉल्यूम सेम। The first wire has cross-sectional area A and the second cross-sectional area 4A. If length of first wire increased by delta L and applying force F, how much force needed to stretch the second wire by same amount? Same amount का मतलब स्ट्रेचिंग सेम होनी चाहिए। अब मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस सेम होगा, वॉल्यूम सेम बोला है तो वॉल्यूम सेम का मतलब A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 हम लोग लिख सकते हैं दोनों के लिए। लेकिन अब इसमें दूसरे का एरिया, फर्स्ट वायर है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, पहले का तो ए है और दूसरे वाले का 4A, तो दोनों की लेंथ का रेशियो निकल आया L1 बराबर 4L2। अब हमें यहां पे फोर्स निकालना है, फोर्स कब निकालना है, जबकि स्ट्रेचिंग सेम हो। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, देखो y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा L और L, ये स्ट्रेचिंग डेल्टा L सेम हो गई, डेल्टा L बराबर क्या आ गया FL बाई AY। तो अब डेल्टा L1 इज इक्वल टू हो गया डेल्टा L2, स्ट्रेचिंग सेम है ना, तो ये हो जाएगा F1 L1 A1 Y सेम हो जाएगा, मटेरियल सेम है, F2 L2 A2 Y और Y कैंसिल हो गया, F1 हो गया F, L1 बराबर हो गया 4L2, ये देखो 4L2 है, यही वाला L है, ये कैपिटल में लेटर में लिखा, ये स्मॉल L लिख दिया, यहां चाहो तो तुम कैपिटल L कर सकते हो। तो लेंथ क्या है 4L2, एरिया A हो गया, F2 निकालना है L2, और एरिया कितना हो जाएगा
4a, L2 कैंसिल, a कैंसिल, तो F2 हो जाएगा, 4 इधर ले जाओ, 16F आ जाएगा। 16 गुना फोर्स चाहिए भैया, उसी अमाउंट में खींचने के लिए हमें 16 गुना फोर्स चाहिए। ठीक, चलो आगे चलते हैं। करे द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। ये सबको मालूम है बच्चों, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, बस टोटल एनर्जी निगेटिव होती है। जो टोटल एनर्जी होती है वो माइनस के की होती है। तो काइनेटिक और टोटल का रेशियो 1:-1 हो जाएगा, 1:-1। यही आंसर आ गया 4। ये बहुत जनरल सा फॉर्मूला है, सभी बच्चों को ये इसका आंसर मालूम होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। The volume of diatomic gas varies with its temperature as shown graph. Ratio of work done by gas to heat absorbed by when undergoes a change from A to B. देखो यहाँ A से B चेंज हो रहा है, A से B चेंज होने में जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का यहाँ पर स्लोप है, थीटा कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू RT अगर लगाएंगे तो स्लोप हो गया V/T, V/T कांस्टेंट हो गया, तो यहां से P भी क्या मिल गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर पर यहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अब हमें इसमें निकालना है वर्क डन और अपॉन हीट एब्जॉर्ब। वर्क डन W P डेल्टा V, डेल्टा V का मतलब हो गया P डेल्टा V, PV बराबर RT लगा तो म्यू R डेल्टा T, म्यू R डेल्टा T हो गया। टेम्परेचर वही सेम हो जाएगा A से B के लिए, और म्यू CP डेल्टा T कैंसिल हो गया, R/CP। डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए बच्चों CP की वैल्यू 7/2 होती है, मालूम है, तो ये हो जाएगा 7/2R, कैंसिल हो जाएगा, 2/7 आ गया। 2/7 का मतलब पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट and sliding along frictionless track from height h just complete vertical circle of diameter AB D, height h is equal to, यहाँ हाइट h से एक बॉडी यहाँ पे स्लाइड कर रही है, और जब यहाँ पर जा रही तो एक सर्किल कंप्लीट कर रही है। हमें मालूम है बॉडी को एक सर्किल कंप्लीट करने के लिए लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5gr देना चाहिए। एक तो वेलोसिटी हो गई, अब दूसरी वेलोसिटी यहां से O से A के बीच में कंजर्वेशन से लगा दो, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल O पे इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल A पर कंजर्वेशन लगाओ। यहां से रिलीज की जा रही है, रेस्ट में थी तो काइनेटिक 0 हो गई, पोटेंशियल हो गई mgh क्योंकि हाइट h है। यहां पर काइनेटिक हो गई ½ mv², पोटेंशियल 0 हो गई, m कैंसिल हो गया, v² आ गया 2gh। अब ये वेलोसिटी दोनों बराबर कर दो, ये v की वैल्यू यहां पे रखेंगे, इसमें रख दो यहाँ v की वैल्यू, तो 5gr 2gh मिल जाएगा। हमें क्या निकालना है, हाइट h निकालना है, तो यहां से g कैंसिल हो गया, हाइट h बराबर आ गया 5/2r, और r बराबर होता है रेडियस, डायमीटर के टर्म्स में है तो r/d/2 कर दो, तो 5/4d हो जाएगा, 5/4d पहला आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास एम प्लेस्ड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड वेज ABC ऑफ इंक्लिनेशन थीटा शोन फिगर, which given acceleration a towards right, relation between a theta from block to remains stationary on the wedge। बोलो भैया, ये तो सीधे फार्मूला है, बताओ बच्चों, फार्मूला है। इसमें यहां पर ये वेज रखा हो, वेज के ऊपर मास रखा होगा, इसमें इधर एसिलेशन दे रहे हैं। देखो इधर खींचे या पीछे से धक्का मारे, एसिलेट करें, एक ही बात है। अब जब इसमें इधर एसिलेशन देंगे तो इसमें स्यूडो इधर लगेगा, अब ये स्यूडो इसको नहीं फिसलने देगा, तो एसिलेशन क्या होना चाहिए, ये फार्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला होता है जी tan थीटा। अगर हम किसी भी वेज शेप्ड ब्लॉक को इधर एसेशन देंगे और ये ब्लॉक इधर स्लाइड ना करे, यानी कि इस वेज के साथ साथ में चले, तो एक्सीलरेशन हमेशा जी tan थीटा होता है। तो पहला आंसर आ गया बच्चों जी tan थीटा। अच्छा मान लो
हम एक्सीलरेशन इधर की बजाय इसको इधर धक्का मारें तो क्या होगा, इधर धक्का मारेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। तो जब ये नीचे गिरेगा फ्री फॉल के लिए तो यहां जी कॉट थीटा हो जाता है। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन होते हैं बच्चों। अगर ये साथ साथ में चलेगा, इधर धक्का मारेंगे तो एक्सीलरेशन जी टेन थीटा होना चाहिए, और अगर हम इसको इधर धक्का मारे तो ये नीचे गिरेगा। जब नीचे गिरेगा तो उसके लिए एक्सीलरेशन जी कॉट थीटा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, a particle moves so that position vector given by this omega constant which of following true। ट्रू बताना है कौन सा है। देखो भैया यहां लिखा है r बराबर cos ओमेगा टी एक्स कैप और y कैप। एक्स कैप और y कैप का मतलब भाई i कैप और j कैप से, यानी कि r को हम लिख सकते हैं cos ओमेगा टी i कैप sin ओमेगा टी j कैप। ओमेगा कांस्टेंट है, कौन सा सही है। वेलोसिटी एक्सीलरेशन एंटी पैरेलल टू आर है, वेलोसिटी एक्सीलरेशन पैरेलल टू आर है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं कि वेलोसिटी एक्सीलरेशन हमें निकालना पड़ेगा। चलो पहले वेलोसिटी निकाल देते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डी आर बाई डी टी। डिफरेंशिएशन करो कॉस का माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। एक्सीलरेशन निकालो, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी जे कैप। ये आया। अब देखो बेटा, जैसे पहला चेक करो, वेलोसिटी एक्सीलरेशन बोथ आर एंटी पैरेलल। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या एंटी पैरेलल है? बिल्कुल नहीं है। इसमें आई के साथ साइन है, ये कॉस है। एंटी पैरेलल तब होते जब ये दोनों कोफिशिएंट सेम होते, डायरेक्शन सेम होती। तो पहला तो गलत हो गया। वेलोसिटी एक्सीलरेशन बोथ पैरेलल टू आर। अच्छा, आर के पैरेलल है तो वेलोसिटी और आर के पैरेलल हमें चेक करना है। तो यहां प्लस है, यहां प्लस माइनस है, और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पैरेलल भी नहीं है। अगर हम ये माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे, माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। तो ये हो गया ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है, ये एंटी पैरेलल हो गए, तो पैरेलल भी नहीं हुए। अब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर है, अब ये चेक करना है। तो अगर वेलोसिटी आर के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, v डॉट आर। तो ये चेक करो जरा, तीसरा वाला ऑप्शन, v डॉट आर जीरो है क्या, चेक करो। i डॉट आई वन हो जाएगा, माइनस माइनस आएगा, माइनस में ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, वेलोसिटी में चेक करें तो ये वाला चेक करो, माइनस हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये प्लस में हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यानी कि ये जीरो आ गया। यानी कि ये तो सही हो गया, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर। और एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, ये भी सही है। एक्सीलरेशन माइनस में है, माइनस का मतलब ओरिजिन की तरफ डायरेक्ट हो रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है बच्चों। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, what is minimum velocity with which a body of mass m must enter vertical loop of radius so that complete the loop। बोलो बच्चों, अभी अभी इस तरह का क्वेश्चन पीछे बताया हमने, अभी इस तरह का क्वेश्चन पीछे आ चुका है। बताओ, इसमें यह कह रहा है, जैसे मान लो कोई ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को यहां कितनी वेलोसिटी दी जाए कि ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर ले। ये लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है। जैसे कोई मान लो कि किसी स्ट्रिंग से, किसी धागे से, डोरी से पार्टिकल को बांध लें, अब ऐसे से घुमाना है तो पार्टिकल यहां से ऐसे जाएगा, तो यहाँ कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि सर्किल कंप्लीट कर ले। अभी बताया था ना, क्या होना चाहिए, अंडर रूट 5g। ये फार्मूला ही होता है। ये आ गया तुम्हारा, फोर्थ ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg begins to move under action of time dependent force F is equal to 2t I cap 3t square j cap Newton, where ij unit vector along xy axis, what power will be developed by force। पावर होता है F dot v, तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो फोर्स गिवन है
2ti कैप 3t² j कैप। अब ये लगा दो ma और a को लिख दो dv/dt। 2ti कैप 3t² j कैप। मास तो यहां पर 1 हो गया, dv इधर dt ले जाओ, 2ti कैप 3t² j कैप dt। इंटीग्रेशन कर लो, वेलोसिटी निकल आई 2t² 2i कैप 3t³ 3 j कैप 3 3 2 2 कैंसिल। तो वेलोसिटी निकल आई वेक्टर फॉर्म में t² i कैप t³ j कैप। अब पावर निकाल दो भाई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P = F.V। फोर्स हो गया 2ti कैप प्लस 3t² j कैप डॉट, ये हो गया t² i कैप t³ j कैप। i डॉट i 1 हो गया, 2t³ हो गया, j डॉट j 1 हो गया, 3t⁵ यही पावर है कोई ऑप्शन? t⁵ ये फोर्थ ऑप्शन बच्चों देखो मैच कर रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ओके बच्चों, आज का आपका ये FST जो है एक्सप्लेन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।